कमजोरियां और जानने कमजोरियों को जानने, उनकी प्रगति आदि के महत्वपूर्ण योगदान होता है। मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य बच्चों में अपेक्षित व्यवहार एवं आचरण परिवर्तन की जांच करना, उनके कठिनाइयों को निर्धारण करने, उनके दोषों को जानने, चहुमुखी विकास को निरंतर गति प्रदान करने आदि है। यहाँ तक। देखो, मूल्यांकन के गुण। मूल्यांकन के गुण, आज का टॉपिक मूल्यांकन के गुण। डेट कितना हुआ आज? 15। मूल्यांकन के गुण। इसका पहला पॉइंट लिखना, वैधता। वैधता। देखो, मूल्यांकन जिस उद्देश्य के लिए करना होता है, मूल्यांकन जिस उद्देश्य के लिए करना होता है, मूल्यांकन जिस उद्देश्य के लिए करना होता है, उसके साधन, उपकरण आदि को उसके साधन, उपकरण आदि को वैध कहा जाता है। उसके साधन, उपकरण आदि को वैध कहा जाता है। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं कि किसी छात्र का हमको मूल्यांकन करना है। क्या करना है? छात्र का मूल्यांकन करना है। किसी छात्र का मूल्यांकन करना है तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं? एक टेस्ट ले सकते हैं, परीक्षा ले सकते हैं। तो परीक्षा एक साधन हो गया। अब इस परीक्षा को भी अलग अलग कैटेगराइज कर सकते हैं। एमसीक्यू ले सकते हैं, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ले सकते हैं, सब्जेक्टिव के भी रूप में ले सकते हैं, ठीक है, या फिर वर्बल भी ले सकते हैं, वर्बल कहने का मतलब मौखिक, सब्जेक्टिव मतलब लॉन्ग आंसर, और एमसीक्यू मतलब ऑप्शन दे करके। तो अगर एक छात्र का मूल्यांकन करना है तो ये जो परीक्षा हुआ, क्या हो गया? एक साधन हो गया। परीक्षा क्या हो गया? एक साधन हो गया। और उपकरण क्या? अलग अलग तरीके से हम उसको जांच सकते हैं, ठीक है, तो उपकरण हो गया। तो ये साधन और उपकरण, जो भी हम किसी चीज के लिए अगर हम मूल्यांकन करना चाहते हैं किसी चीज का, तो उसका साधन और उपकरण जो भी हम यूज करते हैं उसको हम लोग वैध बोलते हैं। वो क्या है? वैध है, ठीक है। नेक्स्ट दूसरा पॉइंट लिखो इसका। एग्जाम्पल में ये लिख सकते हो नीचे में, वैधता के नीचे साधन, उपकरण, छात्र का करना है मूल्यांकन। मूल्यांकन करने के लिए हमने क्या लिया? एक परीक्षा लिया। परीक्षा हम किसी भी टाइप का ले सकते हैं, एमसीक्यू ले सकते हैं, सब्जेक्टिव ले सकते हैं, या फिर वर्बल ले सकते हैं।
ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल हो गया। दूसरा पॉइंट है विश्वसनीयता। विश्वसनीयता, गुड मॉर्निंग, बैठो। विश्वसनीयता, देखो विश्वसनीयता का अर्थ, विश्वसनीयता का अर्थ है विश्वास का पात्र। विश्वसनीयता का अर्थ है विश्वास का पात्र। विश्वसनीयता का अर्थ है विश्वास का पात्र, अर्थात अर्थात जब अंकों का बदलाव न हो, जब अंकों का बदलाव न हो तथा दोबारा चेक करने पर, तथा दोबारा चेक करने पर भी अंक, दोबारा चेक करने पर भी अंक समान रहे, समान रहे। विश्वसनीयता का क्या अर्थ हुआ? विश्वास का पात्र, विश्वास का पात्र। अब हम एक टेस्ट कंडक्ट कर रहे हैं, मान लो किसी छात्र का मूल्यांकन करना है, एक टेस्ट कंडक्ट कर रहे हैं, एक एमसीक्यू वाला। पहला केस में कौन सा टेस्ट कंडक्ट किए? एमसीक्यू। एमसीक्यू मतलब क्या? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। इसमें तो इतना पता है कि कोई एक आंसर सही होगा। मान लो कि हम इसका आंसर सी मान रहे हैं कि ये सही है। अब अगर हम इसका किसी छात्र का टेस्ट लिए हुए हैं और 100 क्वेश्चन का टेस्ट लिए हैं, कितना क्वेश्चन का? 100 क्वेश्चन का टेस्ट लिए, और इसका आंसर जो है 78 सही है। कितना सही है? 78। अब जैसे ही टेस्ट लिए, इसका पहला बार में आंसर कितना सही था? 78। क्या दोबारा चेक करेंगे तो 79 या 76 हो सकता है? 77 हो सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि ये बिल्कुल वही रहेगा, जो आंसर सेट किया हुआ है बिल्कुल आंसर वही रहेगा, दूसरा तो हो नहीं सकता। ठीक है, तो ये एक 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 केस ये हो गया। अगर हम दूसरा केस में ये वाला लें, कौन सा? सब्जेक्टिव। कौन सा? सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव लिए केस 2। अब हमने इसमें लिखने के लिए दिया था निबंध। क्या लिखने दिया था? निबंध। कि भाई अपने विद्यालय पर एक निबंध लिखिए। किस पे? अपने विद्यालय पे एक निबंध लिखिए। अब ये छात्र निबंध लिखा है अपना विद्यालय पे, पहला बार चेक किए, ठीक है, फ्लो में चेक करते गए, इस निबंध पे हम इसको 10 नंबर दे दिए। कितना नंबर दिए? 10 मार्क्स फुल। 10 मार्क्स का था, 10 मार्क्स हम इसको दे दिए। क्यों? चेक कर रहे थे, फ्लो में चेक करते करते हम 10 मार्क्स दे दिए। अब फिर से कोई केस ऐसा हो गया कि नहीं, इसका कॉपी रीचेक करना पड़ा। क्या करना पड़ा? दोबारा चेक करना पड़ा। जैसे ही दोबारा कॉपी उलट के देखे, अरे यहाँ तो ग्रामर मिस्टेक है, यहाँ कॉमा छूट गया है, यहाँ पूर्ण विराम छूट गया है, तुरंत इसका नंबर क्या हो गया? कम हो गया। 8 नंबर दे दिए, 7 नंबर दे दिए। तो अधिक विश्वसनीय एग्जाम कौन सा हुआ? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। क्यों? उसमें एक ही ऑप्शन है, जो मारे होगे एक ही सही होगा। एक बार चेक करें चाहे 4 बार चेक करें, भाई आंसर एक ही रहेगा। ठीक है, तो विश्वसनीयता भी होनी चाहिए। तो आजकल का एग्जाम का ट्रेंड एमसीक्यू क्यों हुआ? समझ में आया? आजकल जितना लोग टेस्ट ले रहा है, एग्जाम ले रहा है, क्यों एमसीक्यू लेता है? क्योंकि भाई इसमें तुम कुछ चेंज कर नहीं सकते, ना मास्टर चेंज कर सकता है, ना स्टूडेंट चेंज कर सकता है। लेकिन यहाँ मास्टर चेंज कर सकता है। पहला बार में 10 मार्क्स अगर दिया निबंध में, अगला बार दोबारा पढ़ने लगा, अगर दूसरा मास्टर को दे दिए उसी ऐसे को पढ़ने के लिए, तो कुछ नहीं रहा, यहाँ अंडरलाइन करना भूल गया है, यहाँ पे क्या बोलते हैं कॉमा छूट गया है, तो नंबर उसका कट सकता है, नंबर उसका कट भी सकता है। कभी कभी ऐसा होता है कि बढ़ भी सकता है। क्या बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है, लेकिन हमको उससे थोड़ा लगाव नहीं था, या फ्लो में हम 10 नंबर के बदले उसको 8 नंबर दे दिए थे। अगला बार दूसरा टीचर को दिए चेक करने के लिए, बोला निबंध तो बहुत अच्छा लिखा है, इसको 9 नंबर मिलना चाहिए।
तो 9 नंबर भी मिल सकता है। ठीक है, तो अधिक विश्वसनीयता किसमें होता है? एमसीक्यू में, क्योंकि इसमें दोबारा चेक करने पर भी आंसर और नंबर बिल्कुल सेम ही रहेगा। तीसरा देखो, वस्तुनिष्ठता। वस्तुनिष्ठता देखो, मूल्यांकन का क्षेत्र व्यापक होता है। मूल्यांकन का क्षेत्र व्यापक होता है। यूट्यूब स्ट्रीम भी है इसमें। एक सेकंड रुकना। फेल, चलो कोई बात नहीं। क्या लिखे थे? मूल्यांकन का क्षेत्र व्यापक होता है, अर्थात अर्थात गहराई गहराई से मूल्यांकन करते समय गहराई से मूल्यांकन करते समय किसी भी विषय किसी भी विषय का प्रश्न किसी भी विषय का प्रश्न गहराई से पूछना आवश्यक है। अगर कोई गहरा प्रश्न है किसी टॉपिक पर, तभी तो गहराई से उसको बच्चे का मूल्यांकन हो पाएगा, है कि नहीं? ऊपर ऊपर दे देंगे बस हो गया। गहराई से प्रश्न पूछना उचित नहीं है, आवश्यक है। हो गया सबका? चौथा लिखो, व्यापकता। व्यापकता अच्छा मूल्यांकन जीवन के लिए अच्छा मूल्यांकन जीवन के लिए हमेशा उपयोगी होता है। अच्छा मूल्यांकन जीवन के लिए हमेशा उपयोगी होता है तथा इसका उपयोग व्यवहार एवं प्रशिक्षण में इसका उपयोग व्यवहार एवं प्रशिक्षण में किया जा सकता है। इसका उपयोग व्यवहार एवं प्रशिक्षण में किया जा सकता है। नेक्स्ट लिखो, विभेदीकरण। विभेदीकरण
लिखो, मूल्यांकन के समय, मूल्यांकन के समय बच्चों में विभेद कर सकने की क्षमता होनी चाहिए, बच्चों में विभेद करने की क्षमता होनी चाहिए, जिससे कि मूल्यांकन की, जिससे कि मूल्यांकन की निष्पक्षता बनी रहे, जिससे कि मूल्यांकन की निष्पक्षता बनी रहे। हो गया। अगला टॉपिक लिखो, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन लिखो, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में निम्नलिखित तथ्य, निम्नलिखित तथ्य सम्मिलित होना चाहिए, निम्नलिखित तथ्य सम्मिलित होना चाहिए। कौन कौन सा तथ्य सम्मिलित होना चाहिए? नंबर 1, निर्धारित शैक्षिक उद्देश्य, निर्धारित शैक्षिक उद्देश्य की प्राप्ति किस सीमा तक हो रही है, निर्धारित शैक्षिक उद्देश्य की प्राप्ति किस सीमा तक हो रही है। पॉइंट 2, क्या करना है हमको? मूल्यांकन करना है। क्या अर्थ हुआ समझो इधर। एक छात्र है वर्ग 2 का, किस वर्ग का? 2 का। इसका करना है मूल्यांकन। तुम एक शिक्षक को क्या बनाए? क्वेश्चन पेपर। क्या बना रहे हो? क्वेश्चन पेपर। और इसी से तुमको इसका मूल्यांकन करना है कि कितना साल भर में पढ़ा। तुमने क्वेश्चन क्या किया? सेट किया। अब सेट किया तो हमारा उद्देश्य क्या था कि वर्ग 2 में अगर मैथ का क्लास है, मैथ का कॉपी क्वेश्चन बना रहे हो, तो इसको जोड़ आ जाना चाहिए था, घटाव आ जाना चाहिए था, गुना आ जाना चाहिए था, और भाग आ जाना चाहिए था। इससे ज्यादा नहीं। जोड़ घटाव गुना भाग, अगर सीबीएसई की बात करें तो। बाकी तो छोड़ ही दो। तो तुम एक शिक्षक को मूल्यांकन करना है वर्ग 2 के बच्चों का, पूरा 1 साल और उसका पढ़ लिया है, तो तुम क्वेश्चन पेपर जब बना रहे हो तो तुम्हारा क्या है उद्देश्य कि इसका इतना शैक्षणिक योग्यता हो जाना चाहिए। तो क्वेश्चन तुम इससे बनाओगे ना मूल्यांकन करने के लिए। तुम इससे 4 क्वेश्चन बनाए, 2 क्वेश्चन इससे, 2 क्वेश्चन इससे, 1 क्वेश्चन इससे, चेक कर लिए कि हाँ भाई इसको सबको जोड़ घटा गुना भाग आ रहा है। जिसको नहीं आ रहा है, जोड़ घटा भी आ रहा है, तो गुना भाग वो गलत कर गया। मूल्यांकन हो गया ना कि साल भर में कौन बच्चा कितना पढ़ा, किसको कितना, मतलब उसकी जो शैक्षिक उद्देश्य था कितना पूर्ति हुआ। अगर नहीं पूर्ति हुआ तो उसको पूरा करेंगे। ठीक है, अब समझ में पड़ा स्टेटमेंट। क्या कहा था कि शैक्षिक उद्देश्य की प्राप्ति किस सीमा तक हो रही है। हमको उसको भाग तक सिखाना है, क्या वो भाग तक सीख पाया? ठीक है, नेक्स्ट दूसरा पॉइंट।
कक्षा में प्रदान किए गए कक्षा में प्रदान किए गए अधिगम अनुभव कितने प्रभावशाली रहे हैं? कितने प्रभावशाली रहे हैं? कक्षा में प्रदान किए गए अधिगम कितने प्रभावशाली रहे हैं? नेक्स्ट, व्यवहार परिवर्तन की प्रक्रिया में कितने अच्छे ढंग से प्रक्रिया में काट देना व्यवहार परिवर्तन की प्रक्रिया कितने अच्छे ढंग से हो रही है या पूर्ण हो रही है? कितने अच्छे ढंग से पूर्ण हो रही है? क्या पॉइंट हुआ? 3। चौथा पॉइंट लिख लो। जब प्रश्न पत्र तैयार किया जाता है तो शैक्षिक उद्देश्य को ध्यान में रखा जाता है शैक्षिक उद्देश्य को ध्यान में रखा जाता है और उसी के आधार पर प्रश्न तैयार किए जाते हैं किसके आधार पर? शैक्षिक उद्देश्य जो है हमारा उस वर्ग के लिए उस उद्देश्य। लिखो, प्रश्न मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? प्रश्न मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। बोलो, कोई बता सकता है? जब हम लोग पढ़ते हैं ना हिंदी, तो उसका जो एक एक शब्द है उसका एक अर्थ होता है। पहला लिखो, मुक्त अंत। मुक्त अंत ऑब्लिक में लिख सकता है, मुक्त उत्तरीय प्रश्न। मुक्त उत्तरीय प्रश्न। मुक्त अंतः करो, यहाँ पे शब्द अच्छा नहीं लगा। मुक्त अंतः या मुक्त उत्तरीय प्रश्न। और दूसरा है बंद अंतः। बंद अंतः सीमित उत्तर वाले प्रश्न। सीमित उत्तर वाले प्रश्न। शिक्षक बनोगे तो यह तो जानना जरूरी है। अब एक नंबर लिख के देखो, मुक्त अंतः। मुक्त अंतः
लिखो, मुक्त अंतः प्रश्नों, मुक्त अंतः प्रश्नों में हमें अपने विचार प्रस्तुत करने की, हमें अपने विचार प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता होती है। हमें अपने विचार प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता होती है ना। तुमको जो मन आता है विद्यालय पे लिखने के लिए, जो लिखना है लिखो। कौन कितना अच्छा लिखता है उसी के आधार पे हम 10 नंबर में से 8 नंबर, 7 नंबर, 9 नंबर और 10 नंबर भी दे सकते हैं और 0 भी दे सकते हैं। इसमें इसमें विचारों को स्वतंत्रता से, विचारों को स्वतंत्रता से तथा अपने तरीके से प्रस्तुत किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है। उदाहरण क्या लें इसके लिए? लेख आ गया, ठीक है। निबंध, और कुछ? लेख को ही निबंध बोलते हैं। और कुछ? पत्र, वो निबंध में ही आ गया। और आवेदन, और कुछ नहीं। क्वेश्चन आता है, अधजल गगरी छलकत जाए का भावार्थ अपने शब्दों में लिखें। ठीक है, तो 2 लाइन लिख दिया, क्या बोल दिया? इसका भावार्थ लिखिए, आप क्या समझे हैं। तो सब स्टूडेंट अपने अपने तरीके से लिखेगा। लिखेगा नहीं लिखेगा? लिखेगा नहीं लिखेगा? तो कविता का भावार्थ। और क्या हो सकता है इसमें? 10 लाइन का एक पैसेज दे दिया, 10 लाइन का एक पैसेज दे दिया, और लास्ट में लिखता क्या है कि इस पैसेज को पढ़ करके इसका एक टाइटल लिखें, इसका एक अपना एक टाइटल लिखें। सीमित कर दिया। तुमको क्या बोला कि पूरा पढ़ो और उसका हमको बता दो आंसर। तुम्हारे मन में क्या विकल्प आ रहा है, इस पैसेज का क्या टाइटल होना चाहिए। ये भी एक टाइप का हो गया मूल्यांकन का अवधि। ठीक है, तो टाइटल वाला भी पूछ सकता है। तो बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे हो सकते हैं। ठीक, दूसरा लिखो, बंद अंत, बंद अंत, सॉरी, बंद अंत, बंद अंत। कहीं कहीं अंत लिखेगा, कहीं कहीं अंत लिखेगा। बंद अंत मतलब क्या? बिल्कुल बंद करके रखे हुए हैं। कोई संस्कृत में अगर अंत पढ़े तो ठीक है, बंद अंत भी पढ़ सकते हैं, मुक्त अंत भी पढ़ सकते हैं। मुक्त अंत कहने का मतलब क्या कि कहीं तक भी तुम लिख करके ले जाओ, अंत करने का इसका कोई सीमा नहीं है। और बंद अंत मतलब ये लिमिटेड है। बंद अंत मतलब लिमिटेड है, तो कहीं कहीं अंत भी लिख जाएगा, अंत या नहीं लिखे तो अंत मिलेगा। बंद अंत, मुक्त अंत, तो ऑप्शन देख करके मार देना। इसमें क्या होगा? देखो, बंद अंत प्रकार के प्रश्नों, बंद अंत प्रकार के प्रश्नों में अपने विचार प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता नहीं होती है। विचार प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता नहीं होती है। जो पूछ रहे हैं उसी का आंसर दीजिए, है ना। हम्म, इसमें इसमें कई प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें कई प्रकार के प्रश्न
पूछे जाते हैं, जैसे नंबर 1 बहुविकल्पीय प्रश्न। बहुविकल्पीय प्रश्न। बहुविकल्पीय, बहु मतलब क्या? एक से अधिक। बहु मतलब एक वचन, बहुवचन बोलते हैं ना। एक वचन, बहुवचन। एक वचन में सिंगल की बात करते हैं, बहुवचन में एक से अधिक की बात करते हैं। तो बहु विकल्प यानी बहुत सारे विकल्प। तो विकल्प क्या हो सकता है? ए, बी, सी, डी और बीपीएससी का एग्जाम तो E। ठीक है, हर तरह का विकल्प रहता है, ए बी सी डी, और इसमें से कोई एक सही होगा। इसमें से कोई एक सही होगा। तो बहुविकल्पीय प्रश्न पहला हो गया। किसका? बंद अंत वाला। अंत इसका बिल्कुल लिमिट है, फिक्स है। तुमको इसी में से एक आंसर देना है, इसमें अपना विचार आप प्रकट नहीं कर सकते। जो है उसी में से एगो चुन करके बता दीजिए। दूसरा प्रकार इसका लिख लो। दूसरा टाइप, सत्य असत्य। इस तरह का भी क्वेश्चन पूछता है, ट्रू फॉल्स, असत्य या सत्य। जो दिया उसमें पूछा कि ये सत्य है कि असत्य है। तुमको दो ही शब्द लिखना है, या तो असत्य लिखना है या फिर सत्य लिखना है। तीसरा, मिलान करने वाला नहीं, ये भी तो लिमिट। मिलान करने वाला, इधर नदी का नाम दे दिया, उसके किनारे कौन सा शहर है, मिला दीजिए भाई। ठीक है, तो आपको उतने में से मिलाना है। तो लिमिट किया कि नहीं किया? तो मिलान वाला। और चौथा, फिल इन द ब्लैंक्स भी आता है, खाली स्थान को भरना। खाली स्थान को भर, इस टाइप का भी प्रश्न आता है। इसमें भी आपको लिमिट कर दिया गया कि कोई एक ही चीज आंसर सही हो सकता है। और कुछ होता है, एक होता है वर्गीकृत प्रश्न। वर्गीकृत प्रश्न, कैसे वर्गीकृत प्रश्न आता है? 6 गो स्टेटमेंट दे दिया, स्टेटमेंट 1, 2, 3, 4, 5 या मान लो 6। ठीक है, अब इसमें कहेगा कि निम्न उप या उपरोक्त कथनों को सही ढंग से मिलाएं। उपरोक्त कथनों को सही ढंग से मिलाएं। पहले एक होगा ऑप्शन, 1, 2, 3। बी ऑप्शन में इसको चेंज कर दिया, 3, 2। ठीक है, तो इसमें स्टेटमेंट फिक्स है। स्टेटमेंट क्या है? फिक्स है। लेकिन आपको देखना है कि पहला स्टेटमेंट कौन होगा, उसके बाद कौन होगा, उसके बाद कौन होगा, उसके बाद कौन होगा, और सबसे अंत में कौन होगा। तो इसको क्या बोले? वर्गीकृत प्रश्न। इस तरह का भी प्रश्न पूछा जाता है आपकी बौद्धिक क्षमता को देखने के लिए, कौन सा स्टेटमेंट पहले होगा, कौन सा बाद में होगा। आता है कि नहीं आता क्वेश्चन? और अंतिम है व्यवस्थित प्रश्न। छठा नंबर है व्यवस्थित प्रश्न। व्यवस्थित, व्यवस्थित प्रश्न। तो इतने प्रकार के प्रश्न पूछे। अब व्यवस्थित प्रश्न क्या है? कोई एक कोई एक सेंटेंस लिख दिया, कोई एक सेंटेंस लिख दिया और उल्टा सुल्टा कर दिया। अब बोलेगा क्या? इसको सही कीजिए। ठीक है, तो ये हो गया व्यवस्था, व्यवस्थित कीजिए, सही ढंग से अरेंज कीजिए। हालांकि ये भी एक व्यवस्थित हुआ, लेकिन ये वर्ग करना होता है कि पहले कौन सा, उसके बाद कौन सा, उसके बाद कौन सा। और व्यवस्थित में क्या है? एक सेंटेंस है, उसी सेंटेंस को इधर उधर कर दिया है, उसको एक जगह व्यवस्थित कर दीजिए। ठीक है, तो 6 प्रकार के प्रश्न तुम पूछ सकते हो। किसमें? बंद अंत में। और अभी यही चल रहा है, और इसमें भी अभी सबसे अच्छा रहा है बहुविकल्पीय प्रश्न। ट्रू फॉल्स भी कुछ जगह चलता है, कुछ जगह खाली स्थान भी चलता है, और ये सबसे ज्यादा भी चल रहा है। एक तो एमसीक्यू चलता है बहुविकल्पीय, और दूसरा मिलान। मिलान वाला तो एकदम झाड़ के क्वेश्चन पूछता है। हर एग्जाम में बीपीएससी, जेपीएससी, एसएससी जहां जाओ, मिलान वाला क्वेश्चन तो रहना ही रहना है। फिल इन द ब्लैंक्स का थोड़ा कम हो गया है। ठीक है, और ये
रीजनिंग टाइप में ये सब क्वेश्चन डाल देता है, वर्गीकृत वाला रीजनिंग में डाल देता है। तो हो गया हम लोगों का चैप्टर खत्म। बाकी क्वेश्चन में देखेंगे कुछ और पूछेगा तो। एक होता है चैप्टर मूल्यांकन की विधियां। एक टॉपिक और लिखो तो, मूल्यांकन की विधियां। मूल्यांकन की विधियां, कैसे कैसे हम मूल्यांकन कर सकते हैं। कैसे कैसे मूल्यांकन कर सकते हैं। एक तो तुम टेस्ट लिया, एक टाइप का मूल्यांकन हो गया। परीक्षा लेना, सिर्फ परीक्षा से मूल्यांकन हो जाएगा। खेल के द्वारा, और इंटरव्यू भी लेता है लोग, इंटरव्यू के द्वारा भी मूल्यांकन करते हैं। और लड़का लड़की अगर देखने गया तो 50 गो क्वेश्चन पूछेगा, चला करके दिखाएगा, देखो तो लंगड़ा उंगड़ा तो नहीं है। टोपी अगर पहने तो बाल उठा के दिखाइए, तो टोपी खोल के दिखाइए कि बाल तो नहीं उड़ गया है। मूल्यांकन बहुत तरह से किया जाता है। नौकरी देगा क्या, वो जिंदगी दे रहा है भाई। देखो मूल्यांकन, आदमी जब, सुनो बता रहे हैं, आपके आपके अंदर में क्या है। ऐसे तो हैंडसम स्मार्ट सब दिख रहा है, सब कुछ ठीक है। जैसे ही 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन 5 लाइन पूछा, आपको पता चल जाएगा कि भाई इसके अंदर का जो कैरेक्टर है किस लाइन का। नहीं, वो तो तार्किक देखता है ना कि लॉजिकली तुम कितना फिट हो। तो अगर कोई ऐसा विपत्ति आ जाए, ऐसा कोई कठिन समस्या आ जाए, तो वहां तुम लॉजिकली कैसे सोचोगे इसके लिए। देखो हमारे सर थे मैथ के, सुनो ना, मैथ के एक वहाँ पे जमशेदपुर के थे, और वो रहे थे, उनको अपनी सिस्टर का शादी करना था। मम्मी पापा नहीं थे, तो वही पढ़ाया उनको, बहुत अच्छी जगह बना दिया। अब जो लड़का चुनने की बारी आई, तो एक लड़का उनको सब चीज में सुटेबल लग गया, सब चीज में, भाई को, बहन के लिए। उसके बाद एक प्रश्न को वो 30 बार पूछे, सेम क्वेश्चन फिर पूछे, कोई एक क्वेश्चन आज अभी पूछे, फिर बीच में गपशप चला, फिर पूछे, फिर गपशप चला, फिर पूछे, फिर गपशप चला, फिर पूछे। 30वां बार में वो लड़का गुस्सा करके बोलता है, एक ही प्रश्न का उत्तर कितना बार दें। बस बोला कि हमको यही चेक करना था कि आपके अंदर भैया के लिए कितना पेशेंस है। हम अगर आपको कोई चीज रिपीट कर रहे हैं, तो उसके पीछे मेरा ये चेक करना था कि आपके अंदर कितना पेशेंस है। उठ के चल दिए, बोले तुम्हारे यहाँ शादी नहीं करेंगे अपनी बहन का। एकदम बिल्कुल, बहुत बड़ा बात है। अगर आप बड़े भाई हैं, तो आप बड़े भाई हर हमेशा होना चाहिए, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। सपोज कि कोई आदमी एक्सीडेंट कर जाता है, उसका दिमाग ठीक से काम नहीं करने लगता है, तो वो एक ही चीज बार बार रिपीट करता है कि नहीं करता है। तो उस समय 2 बार 3 बार रिपीट किया, तुम झगड़ के उसको भगा दोगे, घर से बाहर निकाल दोगे। एकदम रिपीट करने लगता है एक ही चीज को, हट एक ही बार उसको बार बार कैसे। तुम वो चीज नहीं समझ पा रहे कि वो क्यों रिपीट कर रहा है। लॉजिक है उनके पीछे, ये लॉजिक था कि तुमको मेरे प्रति जो तक स्टे कर रहा है। इसलिए सोचना पड़ता है। क्या हो गया। एक मिनट रुक जाना, क्या प्रॉब्लम।